पे स्पष्ट रूप से दिए गए हैं। पहला यहाँ पे देख लीजिए, पाश्चुराइजेशन क्या होता है। पाश्चुराइजेशन को हम लोग निर्जीवीकरण या पाश्चुरीकरण या पाश्चुराइजेशन जो भी कह लीजिए, ठीक है, देख लीजिए। अब यहाँ पे है, इस विधि में बीज संक्रमित किए जाने वाले पदार्थ। देखिए कोई पदार्थ है, उसको हमको संक्रमण मुक्त करना है, यानी बीज संक्रमित करना है, ठीक है। तो कोई पदार्थ है जो बीज संक्रमित किए जाने वाला पदार्थ है, उसको कम तापमान पर एक निश्चित समय अवधि तक गर्म किया जाता है। कम तापमान कहने का मतलब है कि जितना भी तापमान आप फिक्स करें, उस तापमान पर एक निश्चित समय अवधि तक जो है गर्म किया जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग जो दूध खाते हैं ना, सुधा वाला या अमूल वाला, या सभी जगह अलग अलग चलता है, तो वह दूध जो होता है, उस दूध को जो है क्या किया जाता है, आपको घर तक, दुकान तक आने से पहले उसको एक निश्चित तापमान पर गर्म करके पैक किया गया रहता है। सबसे पहले वहाँ पे क्या किया जाता है, मान गए अगर 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमको गर्म करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मिलते ही उबलने लगता है कोई भी द्रव, लेकिन 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा, वह उबलेगा नहीं, धीरे धीरे गर्म होगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, दूध ऐसे 62.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया जाता है पाश्चुराइज। 62.5 डिग्री पर मान गए 30 मिनट तक हमको गर्म करना है, तो 30 मिनट तक गर्म किया जाएगा एक निश्चित अवधि तक। अब यह 30 मिनट के बाद इसे जो है हटाकर ठंडा कर दिया जाएगा, ठीक है। अब ठंडा करने के बाद उसे पैक करके मार्केट में भेजा जाता है, जिसमें उसमें का जो कीटाणु, जो हानिकारक जीवाणु होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं और पदार्थ के रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन भी नहीं आता है। यानी दूध है तो दूधे न रहता है, दही तो बनता नहीं है, तो इसलिए उसके रासायनिक संगठन में भी कोई परिवर्तन आता नहीं है। बातें को समझ गए। चलिए अब आता है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है उद्भवन अवधि। क्या चीज़, उद्भवन अवधि। ध्यान से देखिएगा, रोगों का उत्पादन करने वाला जीव के शरीर में प्रवेश करने तथा रोग के लक्षण के उत्पन्न होने के मध्य अंतराल को उद्भवन अवधि कहते हैं। अब इस चीज़ को समझिए, ठीक है। क्या कह रहा है, रोगों का उत्पादन करने वाला जीवों के शरीर में प्रवेश करने। जैसे मानिए एक व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ पे एक सूक्ष्म जीव है, ये सूक्ष्म जीव है, ये सूक्ष्म जीव व्यक्ति के शरीर में प्रवेश किया, ठीक है, प्रवेश किया। प्रवेश करने से लेकर यहाँ ए वाला जगह नहीं, ए वाला समय नहीं, ये शरीर में प्रवेश करने से लेकर, ये शरीर इतना दूर शरीर है, ठीक है, मानिए शरीर में प्रवेश कर गया। प्रवेश करते 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 लक्षण इसका दिखने तक 5 दिन समय ले लिया। तो ये जो 5 दिन समय होगा शरीर में प्रवेश करने से लेकर लक्षण दिखने तक, अगर 5 दिन का समय लिया है, तो यही 5 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई सूक्ष्म जीव शरीर में प्रवेश करता है और तुरंत जो है संक्रमण पैदा कर देता है, ऐसा नहीं होता है। आप देखते हो या किसी को कोई संक्रमण होता है, तो वह संक्रमण जो है आपके सूक्ष्म जीव पहले से ही प्रवेश किया होगा, लेकिन पता, लक्षण धीरे धीरे बाद में पता चलता है। 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन के बाद जो है लक्षण दिखने लगते हैं, तो वही उद्भवन अवधि होता है। अलग अलग बीमारियों की उद्भवन अवधि अलग अलग होती है। अब जो बीमारी है उस सब का अपना अलग अलग जो है उद्भवन अवधि होता है, जो कि कुछ दिनों से लेकर कई वर्षों तक होते हैं। कुछ ऐसे बीमारी है जो सूक्ष्म जीव बॉडी में आज प्रवेश करेगा, लेकिन उसका जो है लक्षण साल भर 2 साल के बाद दिखेगा, इतना समय ले लेता है। कुछ ऐसे होते हैं जो 1 सप्ताह में ही लक्षण दिख जाते हैं, कुछ ऐसे होंगे जो 2 दिन में ही दिख जाएंगे, ठीक है, कुछ ऐसे होंगे जो 4 दिन में दिखेंगे। तो यह डिपेंड करता है अलग अलग बीमारियों के ऊपर, उसके अलग अलग उद्भवन अवधि अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब आता है हेल्थ इंडिकेटर। हेल्थ इंडिकेटर कहने का मतलब होता है कि यह एक वेरिएबल होते हैं जो किसी समुदाय, राज्य या देश के लोगों की स्वास्थ्य स्थिति के नापने हेतु उपयोग में लाए जाते हैं। ये संकेत लोगों को स्वास्थ्य की स्थिति में होने वाले सकारात्मक तथा नकारात्मक परिवर्तन के बारे में सूचनाएं प्रदान करते हैं। हेल्थ इंडिकेटर ये वेरिएबल के मतलब समझ रहे हैं क्या होता है, 1, 2, 3, 4 ये सब वेरिएबल होता है डिजिट वाला। तो ये हेल्थ इंडिकेटर यही वेरिएबल होते हैं जो किसी कम्युनिटी, समुदाय में, किसी राज्य में या देश के लोगों को स्वास्थ्य स्थिति को मापन हेतु उपयोग में लाए जाते हैं। मान गए हम जो है बिहार स्टेट की बात करें, बिहार स्टेट को कह दिया गया
कि इसका हेल्थ का जो इंडिकेशन है किसी बीमारी के लिए वह 4 है। ठीक है, 4 सेट कर दिया गया। अब 4 सेट कर दिया गया तो अगर इन 4 से ऊपर होगा या नीचे होगा तो यह उसके हेल्थ को इंडिकेट करेगा। जैसे आप नॉर्मल मानिए थर्मामीटर में भी एक नंबर दिया जाता है और वह नंबर में अगर आपको 99 से अगर पार करता है तो लोग क्या कहता है कि इसको अंदर फीवर है, मतलब उसके हेल्थ को इंडिकेट कर रहा है कि वो फीवर है। तो उसी प्रकार से यह भी एक वेरिएबल होता है जो देश, राज्य और समुदाय में स्वास्थ्य के लोगों को स्वास्थ्य स्थिति के मापने हेतु उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, ये संकेतक लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति में जो होने वाले सकारात्मक और नकारात्मक परिवर्तन है उसको सूचनाएं प्रदान करते हैं। मतलब यह जो है सही, सकारात्मक और गड़बड़ स्वास्थ्य यानी नकारात्मक परिवर्तन के बारे में सूचना प्रदान करता है। समझ गए? चलिए, अब यहाँ पे डिजीज है, ये योग नहीं रोग होगा। क्या होगा? रोग होगा। ध्यान दीजिएगा, डिजीज है। रोग क्या होता है? तो रोग का मतलब होता है कि जब समान स्वास्थ्य में बदलाव की अवस्था, मतलब नॉर्मल स्थिति में बदलाव आ जाए तो उसे हम लोग रोग कहते हैं, जिसमें रोगी के शारीरिक एवं मानसिक लक्षण प्रकट होते हैं। जिसमें होता यह है कि जो रोगी होता है उसका फिजिकली और मेंटली लक्षण प्रकट होते हैं। रोग में जैसे ही अवस्था बदलता है तो उसके शारीरिक और मानसिक दोनों लक्षण प्रकट होते हैं। रोग एक असमान स्थिति है। अब चूंकि स्वास्थ्य एक समान स्थिति है लेकिन रोग एक असमान स्थिति है। ठीक है, जो कि व्यक्ति के शरीर एवं मस्तिष्क को प्रभावित जो शरीर और मानसिक दोनों को प्रभावित करता है, जिससे व्यक्ति के विभिन्न शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कार्य बाधित होते हैं तथा व्यक्ति इन कार्यों को व्यवस्थित ढंग से पूर्ण नहीं कर पाता है। और यही जो है आपका क्या होता है? रोग होता है। रोग में प्रभावित ही हो जाता है, व्यक्ति का शारीरिक मानसिक दोनों प्रभावित होता है, जिससे व्यक्ति का कार्य भी व्यवस्थित ढंग से पूरा नहीं हो पाता है और यह एक असमान स्थिति होती है। ठीक है, जिसमें व्यक्ति के समान स्वास्थ्य में बदलाव दिखे जाते हैं और यही रोग होता है। ठीक है, आगे है प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर कहने का मतलब है सबसे प्राइमरी स्वास्थ्य देखभाल एक आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल है जो कि सभी लोगों के लिए सुलभ एवं स्वीकार हो। जो सभी लोगों के लिए क्या हो? सुलभ एवं स्वीकार हो, जिसमें उनकी पूर्ण भागीदारी हो तथा जिसकी लागत इतनी हो जिसको जो है समुदाय तथा देश वहन कर सके। देखिए, प्राइमरी हेल्थ केयर कहने का मतलब है कि एक ऐसा स्वास्थ्य देखभाल जो सभी स्वास्थ्य देखभाल के लिए आवश्यक है, जो सभी लोगों के लिए आसान हो और सभी लोगों के लिए स्वीकार हो, जिसमें लोगों की भागीदारी कंप्लीट पूर्ण हो और जिसकी लागत इतनी हो जो गरीब से गरीब और देश के हर एक नागरिक उसका वहन कर सके। इसीलिए देखते होइएगा कि आप लोग सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो 2 रुपया 5 रुपया जो है लिया जाता है। ठीक है, स्लिप के लिए, और अगर कुछ अलग से जांच है तो उसको भी बहुत कम लागत पर जो है लिया जाता है। तो यही प्राइमरी हेल्थ केयर होता है। ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर के मतलब ही होता है कि यह एक आवश्यक देखभाल है जो सभी लोगों के लिए आसान और स्वीकार हो और जिसमें सभी का भागीदारी हो, जिसकी लागत इतना हो जिसमें समुदाय और देश वहन कर सके। समझ गए? चलिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र क्या होता है? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC बहुत इंपॉर्टेंट है। PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर PHC होता है। यह ग्रामीण समुदाय एवं चिकित्सक के मध्य पहला संपर्क होता है। यह ग्रामीण समुदाय मतलब लोगों और डॉक्टर के बीच का पहला संपर्क होता है। PHC पर ही पहला डॉक्टर बैठते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का गठन मैदानी क्षेत्र के 30,000 की जनसंख्या, पर्वतीय आदिवासी क्षेत्रों में 20,000 की जनसंख्या पर एक PHC को स्थापित किया जाता है। इसमें रोगियों के लिए 4 से 6 बिस्तर होते हैं, बेड लगे होते हैं तथा रोगी के निदान से संबंधित कुछ सुविधाएं भी उपलब्ध होता है। देखिए, PHC उतना तो डेवलप नहीं होता है, लेकिन हाँ इतना डेवलप जरूर होता है कि इमरजेंसी हालात को यह जो है सामान्य कर सकता है और आगे रेफर कर सकता है, यानी जीवन को आगे बढ़ाने के लिए यह मेहनत कर सकता है। यहाँ पे 4 से 6 बिस्तर होते हैं और यहाँ पे कुछ रोगों से संबंधित, निदान से संबंधित सुविधाएं होते हैं जो समतल मैदानी क्षेत्र में 30,000 की जनसंख्या पर और पर्वतीय आदिवासी क्षेत्रों में 20,000 की जनसंख्या पर बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे देख लीजिए, अब आ गया अपना का हेल्थ असेसमेंट क्या होता है। हेल्थ असेसमेंट का मतलब होता है स्वास्थ्य का आकलन। स्वास्थ्य के आकलन कहने का मतलब होता है कि उस पर एक आकलन करना, मतलब
पता लगाना कि देखना कि क्या स्थिति है। तो स्वास्थ्य आकलन एक सतत, व्यवस्थित, गहन, क्रमबद्ध अवलोकन है। यह शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा स्वतः देखभाल में परेशानी एवं अन्य अवस्था के देखभाल के बारे में सूचनाएं एकत्रित करने की प्रक्रिया है। देखिए, हेल्थ असेसमेंट एक प्रकार का अवलोकन है जो आपको सूचनाओं को एकत्रित करता है। ठीक है, अब यह सूचनाओं का एकत्रित कैसे करता है? तो यह शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, व्यक्तिगत आपका क्या आवश्यकता है, आप खुद से देखभाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या अन्य अवस्थाओं को देखभाल के बारे में यह सूचनाएं एकत्रित करता है। यह बेसिकली आपके देखभाल, आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कलेक्शन करता है, वही हेल्थ असेसमेंट होता है। ठीक है, यह एक व्यवस्थित, सतत और गहन क्रमबद्ध अवलोकन होता है। बातें को समझ गए? चलिए, अब आता है वेंटिलेशन। क्या होता है वेंटिलेशन? वेंटिलेशन आप लोग देखते होइएगा, वेंटिलेशन लगाया जाता है घर के जो एक बंद चार दीवारी होता है, तो उससे देखते होइएगा कि अंदर के जो गर्म वायु है, दूषित वायु है, उसको बाहर निकालने के लिए देखते होइएगा कि ऊपर में दीवार पर एक छोटा सा पंखा लगाया जाता है। वो पंखा वेंटिलेशन के काम करता है। वह अंदर के जो वायु है उसको बाहर निकाल के उसके जगह पर जो है फ्रेश ऑक्सीजन को जो है लाता है अंदर में। समझ गए? तो वेंटिलेशन जो होता है, संवातन का अर्थ है गैस का आवागमन, अर्थात दूषित हवा को ताज़ी हवा द्वारा परिवर्तित करना संवातन कहलाता है। वही मैंने बताया कि एक कमरे में दूषित हवा है, ठीक है, और रूम बंद होए गर्म हो ही जाएगा, दूषित हो ही जाएगा वायु। तो उस रूम के दूषित वायु को जो है क्या करता है, यहाँ पे ऊपर में एक लगा होता है वेंटिलेशन, वह जो है परिवर्तित कर देता है ताज़ी हवा में, यानी दूषित को बाहर और बाहर से फ्रेश को अंदर लाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो संवातन का अर्थ है गैस का आवागमन। ठीक है, गैस का आवागमन अर्थात दूषित हवा को ताज़ी हवा द्वारा परिवर्तित करना ही संवातन कहलाता है। मानव को जीवित रहने के लिए ताज़ी हवा अति आवश्यक है। मानव को जीवित रहने के लिए यह ताज़ी हवा अति आवश्यक होता है। बातें को समझ गए? स्वास्थ्य शिक्षा क्या होता है? स्वास्थ्य शिक्षा कहने का अर्थ क्या है? तो हेल्थ एजुकेशन का मतलब क्या होता है? तो स्वास्थ्य के सभी पहलुओं के बारे में शिक्षित करना स्वास्थ्य शिक्षा कहलाता है। स्वास्थ्य शिक्षा के मतलब ही होता है कि स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देना, यही हेल्थ एजुकेशन होता है। स्वास्थ्य के सभी पहलू मतलब स्वास्थ्य के बारे में सभी चीज़ों के बारे में शिक्षित करना ही स्वास्थ्य शिक्षा कहलाता है। शिक्षा का मतलब क्या होता है? जानकारी देना। ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा समुदाय के लोगों को शिक्षित करके उनकी जीवन शैली को बदला जा सकता है। अब अगर कोई व्यक्ति गांव में रह रहा है, उसे पता नहीं है कि किन कारणों से संक्रमण होता है, किस चीज़ों से कौन सा बीमारी होता है, क्या खाने से क्या पीने से। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आप जो है लोगों को बताकर शिक्षित करके उनके जीवन शैली को बदला जा सकता है। स्वास्थ्य शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसे समुदाय में रहने वाला व्यक्ति तथा परिवार ऐसा व्यवहार सीखते हैं जो उनके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होते हैं। ठीक है, तो स्वास्थ्य शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समुदाय में जो भी व्यक्ति परिवार रहते हैं वह एक ऐसा व्यवहार सीखते हैं शिक्षा के माध्यम से जो उनके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होता है। और यही जो है हमारा स्वास्थ्य हेल्थ एजुकेशन होता है। हेल्थ के बारे में बताना, स्वास्थ्य के हर एक पहलुओं पर जानकारी देना ही स्वास्थ्य शिक्षा कहलाता है। समझ गए? चलिए, एपिडेमियोलॉजी क्या होता है? समझ गए चीज़ों को? चलिए, एपिडेमियोलॉजी क्या होता है? देखिए, एपिडेमियोलॉजी का जो अर्थ होता है यहाँ पर स्पष्ट समझिएगा कि लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। ठीक है, क्या होता है? लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। तो एपिडेमियोलॉजी में जैसे एक मनुष्य है, ठीक है, उस मनुष्य के अंदर बीमारी कैसे हुआ, समझ गए, उस बीमारी कैसे फैला, बीमारी होने के कौन कौन से मुख्य घटक होते हैं, इन सभी को बीमारी पर कैसे कंट्रोल पाया जा सकता है, तो इन सभी के बारे में जो है अध्ययन जो है इसी एपिडेमियोलॉजी के अंदर किया जाता है। समझ गए? तो जो एपिडेमियोलॉजी होता है यह मानव के जनसंख्या में स्वास्थ्य से संबंधी स्थितियों एवं घटनाओं के वितरण एवं निर्धारक तत्वों के अध्ययन तथा स्वास्थ्य समस्याओं के नियंत्रण में किए जाने वाले प्रयास और ज्ञान का अनुप्रयोग एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। देखिए, मनुष्यों को जो जनसंख्या है उसके बीच में
स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो भी स्थिति है, मतलब अभी स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, स्वास्थ्य के क्या घटना है, स्वास्थ्य कैसे घटित हो रहा है, ठीक है, स्वास्थ्य कैसे गड़बड़ होता है, ठीक है, बीमारी लोगों में कैसे फैलता है, स्वास्थ्य को कैसे निर्धारित किया जाता है, इन तत्वों का अध्ययन और स्वास्थ्य समस्याओं पर नियंत्रण जो है किए जाने वाले जो भी प्रयास होते हैं वही एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। बातें को समझ गए। चलिए अब आता है यहाँ पे प्रोड्रोमल पीरियड है, यानी पूर्व लक्षण अवधि। समझ गए बातें को। तो प्रोड्रोमल फेज जो होता है, प्रोड्रोमल पीरियड जो होता है, यह किसी रोग की प्राथमिक अवस्था से संबंधित काल या समय को पूर्व लक्षण अवधि कहते हैं। देखिए कोई रोग है, ठीक है, कोई रोग के प्रारंभिक अवस्था से संबंधित काल या समय को पूर्व लक्षण अवधि कहते हैं। मतलब कोई रोग है, ठीक है, कोई रोग है, अब होता यह है कि प्राइमरी अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में कोई भी रोग का लक्षण दिखता नहीं है, ठीक है, इसलिए रोग हो तो जाता है लेकिन उसका लक्षण प्रारंभिक अवस्था में नहीं दिखते हैं। तो इसलिए जो प्रोड्रोमल फेज होता है यह किसी भी रोग के प्रारंभिक अवस्था से संबंधित काल या समय को पूर्व लक्षण अवधि यानी प्रोड्रोमल पीरियड कहते हैं। बातें को समझ गए। इस अवस्था में व्यक्ति के शरीर में लक्षण प्रकट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इस अवस्था में शरीर में लक्षण प्रकट हो जाते हैं, मतलब पूर्व वाला प्रोड्रोमल में लक्षण उत्पन्न होते हैं, ठीक है, परंतु लक्षण अस्पष्ट होने के कारण बीमारी का निदान कर पाना मुश्किल होता है। इस अवस्था की अवधि 1 से 4 दिन होती है। तो प्रोड्रोमल जो फेज जो होता है, प्रोड्रोमल जो पीरियड होता है, इस पीरियड में लक्षण अभी प्रकट होते रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्लियर लक्षण नहीं होते हैं, ठीक है, इसीलिए इसे प्रोड्रोमल पूर्व लक्षण कहते हैं, यानी कंप्लीट लक्षण होने से पहले का जो समय होता है वह प्रोड्रोमल पीरियड होता है। इसमें लक्षण अभी विकसित होते रहते हैं, लक्षण क्लियर नहीं हो पाते हैं, इसी कारण बीमारी का निदान करना भी मुश्किल हो जाता है। और ये जो प्रोड्रोमल पीरियड का जो समय होता है 1 से 4 दिन होता है। बातें को समझ गए। चलिए अब आता है फेस्टेजियम पीरियड है। ये सब जो है आपके पीरियड के प्रकार है। डिजीज के जो साइकिल होता है ना, वो डिजीज के साइकिल है, समझ लीजिए। फेस्टेजियम जो पीरियड होता है यह रोग का चरम अवस्था होती है। इसमें रोगी में लक्षण स्पष्ट होते हैं। इस अवस्था में रोग का निदान कर पाना संभव हो जाता है। बीमार व्यक्ति की गतिविधियां इस अवस्था में प्रभावित होती है। फेस्टेजियम पीरियड कहने का मतलब है कि इसमें जो बीमार व्यक्ति होता है उसके अंदर जो लक्षण होते हैं, यानी जो बीमारी होते हैं, वह एकदम स्पष्ट होते हैं, क्लियर होते हैं। जबकि प्रोड्रोमल में क्या था कि वहाँ पे क्लियर नहीं था, ठीक है, वहाँ पे अस्पष्ट है, वहाँ पे अभी लक्षण विकसित होता है, ठीक है, प्रोड्रोमल में। इस कारण वहाँ पे निदान करना संभव नहीं हो पाता है। अब मानिए किसी बीमार व्यक्ति में उसमें लक्षण अगर स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है, तो डॉक्टर उसको कैसे पहचानेंगे और कैसे उसका निदान करेंगे? बीमारी को निदान के लिए लक्षण स्पष्ट होना चाहिए। तो फेस्टेजियम पीरियड में ये चीज़ें होता है। फेस्टेजियम पीरियड में जो लक्षण बीमारी का होता है वह एकदम क्लियर दिखता है, इसलिए जो है इसमें निदान कर पाना संभव हो जाता है। और जो बीमार व्यक्ति होते हैं, चूँकि लक्षण कंप्लीट तभी दिखता है जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार पड़ता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में बीमार व्यक्ति के जो एक्टिविटी होता है, गतिविधि, इस अवस्था में प्रभावित रहता है। समझ गए चीज़ों को। चलिए अब आता है डेफरवेसेंस। डेफरवेसेंस कहने का क्या मतलब है, देख लीजिए। इस अवस्था में रोगी में प्रतिरक्षा क्षमता उत्पन्न होने लगती है, लक्षणों की गंभीरता कम होने लगती है, उनकी स्थिति में सुधार आता है तथा रोगी अच्छा महसूस करते हैं। देखिए डेफरवेसेंस जो होता है, या डेफरवेसेंस व्यक्ति यहाँ पे जो होता है मरीज, वह धीरे धीरे सही होने लगता है, ठीक है। अब ये जो हम लोग पीरियड पढ़ रहे हैं, कंडीशन पढ़ रहे हैं बीमारी का, यह सब इन्फेक्शन वाले रोगियों के लिए है, ठीक है। तो डेफरवेसेंस का माने सीधा सीधा कहिए कि डेफर स्किन, ठीक है, डेफरवेसेंस कहने का मतलब है कि इस अवस्था में रोगी जो है, रोगी का इम्यूनिटी सही होने लगता है, ठीक है, उत्पन्न होने लगता है। अब जैसे ही रोगी के अंदर इम्यूनिटी का विकसित होने लगेगा तो रोगी अपने आप को अच्छा महसूस करने लगेगा, गंभीरता कम होने लगेगी, उसकी स्थिति में सुधार आएगा और रोगी अच्छा महसूस करने लगेगा। समझ गए। तो यही जो है आपका क्या होता है, डेफरवेसेंस होता है। ओके चलिए अब यहाँ पे आता है देख लीजिए कन्वेलसन्स, ठीक है, कन्वेलसन्स जो होता है
कॉन्वेल्सन्स देख लीजिए। कॉन्वेल्सन्स जो होता है यह किसी रोग की समाप्ति के बाद की पूर्ण अवस्था लाभ प्राप्त करने में लगने वाला समय अंतराल है। इस अवस्था में रोगी स्थिति में तेजी से सुधारता है। देखिए अब आपको मैं बता दूं कि किसी व्यक्ति में रोग समाप्त हो जाता है, ठीक है। देखते होइएगा कोई मरीज है, वह रोग उसके अंदर ख़त्म हो चुका है जिसका ट्रीटमेंट चल रहा था, बट वह व्यक्ति धीरे धीरे जो है रिकवर होता है। ऐसा नहीं है कि रोग समाप्त हो जाता है और व्यक्ति एकदम से टनाटन हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। रोग समाप्त होने के बाद भी जो है व्यक्ति के जो है पूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने में जो समय अंतराल लगता है, इसी अवस्था को इसमें तेज़ी से सुधार होता है। कन्वेल्सन वही होता है, मतलब कोई बीमारी के बाद कोई मरीज को, ठीक है, पूर्ण लाभ लेने में जो समय लगता है, जो समय अंतराल होता है, उसी को हम लोग कन्वेल्सन्स कहते हैं। और इस अवस्था में तेज़ी से सुधार आता है मरीज के अंदर, ठीक है। आगे है डिफिकेशन। अब यहाँ पे आता है डिफेक्शन, ठीक है। डिफेक्शन क्या होता है देख लीजिए। डिफेक्शन होता है इस अवस्था में रोग के लक्षण समाप्त हो जाते हैं तथा रोगी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। देखिए कन्वेल्सन में क्या था कि पूर्ण स्वस्थ होता है व्यक्ति, समझ गए, लेकिन पूर्ण स्वस्थ होने से पहले बीमारी ख़त्म है, ठीक है, बीमारी ख़त्म है, लेकिन बीमारी ख़त्म होने से लेकर पूर्ण स्वास्थ्य लाभ मिलने तक जो समय अंतराल होता है वो कन्वेल्सन्स होता है, ठीक है। डिफरवेसेंस वो होता है, देख लीजिए यहाँ पे मैं बताता हूँ। कन्वेल्सन से हो गया, उसके बाद आपका आता है डेफरवेसेंस, ठीक है। डेफरवेसेंस में व्यक्ति रिकवरी होने लगता है, उसके अंदर इम्यूनिटी जो है प्रवेश करने लगता है, धीरे धीरे वह रिकवर होने लगता है, ठीक है। कन्वेल्सन्स में वही बता दिए कि स्वस्थ हो जाता है लेकिन पूर्ण स्वस्थ नहीं हो पाता है, और पूर्ण स्वस्थ होने में जो समय लगता है, समय अंतराल होता है, वही कन्वेल्सन्स होता है, ठीक है। उसके बाद डिफेक्शन जो होता है, डिफेक्शन में इस अवस्था में रोग के लक्षण बिल्कुल ही समाप्त हो जाते हैं, रोगी पूर्ण स्वस्थ हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे डिफेक्शंस में रोगी पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है और ये रोग के लक्षण समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आगे चलते हैं। आगे है एंटीसीरम। एंटीसीरम क्या होता है देख लीजिए। एंटीसीरियम डिप्थीरिया, टिटनेस, रेबीज, सर्पदंश, गैस गैंग्रीन संक्रमण के विरुद्ध घोड़े जैसे पशु स्रोतों से तैयार की जाती है। मानव इम्यूनोग्लोबिन की अनुपस्थिति या अनुपलब्धता की स्थिति में उपरोक्त रोगों के निरोध और उपचार में एंटीसीरम का उपयोग किया जाता है। एंटीसीरम देते समय एनाफिलेटिक शॉक के खतरे से बचने की सावधानी रखनी चाहिए। देखिए अब ये जो हम एंटीसीरम देखते हैं, यह एंटीसीरम अलग अलग जो है आपको जीवों से तैयार किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि घोड़े जैसे पशु स्रोतों से तैयार की जाती है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से अन्य जीवों से जो है यह एंटीसीरम निकाल कर तैयार किया जाता है, ठीक है, जो डिप्थीरिया, टिटनेस, रेबीज, सर्पदंश, गैस गैंग्रीन आदि संक्रमण के विरुद्ध जो है काम करता है। मानव इम्यूनोग्लोबिन की अनुपस्थिति या अनुपलब्धता की स्थिति में उपरोक्त रोगों के निरोध और उपचार में एंटीसीरम का उपयोग होता है। अब जैसे मानव का अपना नेचुरल इम्यूनोग्लोबिन होता है, ठीक है, इसके अनुपस्थिति या अनुपलब्धता होने के एवज में इन बीमारियों के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है एंटीसीरम का, ठीक है। एंटीसीरम अगर दे रहे हैं तो उस समय ध्यान रखना चाहिए क्योंकि उस समय एनाफाइलेटिक शॉक होने का खतरा रहता है पेशेंट में, ठीक है। अब आता है कनकरेंट डिसइंफेक्शन। कनकरेंट डिसइंफेक्शन को हम लोग संगामी विसंक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? संगामी विसंक्रमण कहते हैं, ओके। संक्रमित व्यक्ति के शरीर से संक्रमित पदार्थ के उत्सर्जन जैसे मलमूत्र, कफ, उल्टी, घाव से निकले स्राव या संक्रमित उत्सर्जनों द्वारा दूषित वस्तुएं, बर्तन, उपकरण, कपड़े आदि को यथाशीघ्र विसंक्रमित उपायों द्वारा विसंक्रमण कर देना संगामी विसंक्रमण कहलाता है। देखिए संगामी विसंक्रमण कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन कहने का मतलब है कि जैसे एक संक्रमित व्यक्ति है, इन संक्रमित व्यक्ति के शरीर से संक्रमित पदार्थ जैसे मलमूत्र का उत्सर्जन हो गया, मलमूत्र, कफ, उल्टी, घाव से निकले स्राव, संक्रमित उत्सर्जन, ये सब द्वारा दूषित वस्तुएं, बर्तन, उपकरण, कपड़े आदि को जल्द से जल्द विसंक्रमित उपाय द्वारा विसंक्रमण कर देना विसंक्रामक संगामी विसंक्रमण कहलाता है। बातें को समझ गए? कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन क्या होता है समझ गए? कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन कहने का मतलब है कि जैसे एक संक्रमित व्यक्ति है, ठीक है,
संक्रमित व्यक्ति के बॉडी से जो भी उत्सर्जन, जैसे मल मूत्र हो गया, कफ हो गया, उल्टी हो गया, ठीक है, घाव से निकले स्राव हो गया, उत्सर्जन पदार्थ हो गया, इन सब से जो भी उससे संपर्क में आए हुए विषय, वस्तु, बर्तन, उपकरण, कपड़े, ये सब जो भी संक्रमित है उसको यथाशीघ्र विसंक्रमित द्वारा विसंक्रमण कर देना ही संगामी विसंक्रमण कहलाता है। ठीक है, चलिए सीधा सीधा समझा जाए कि एक संक्रमित मरीज है, उससे निकलने वाले संक्रमित पदार्थ, उत्सर्जन पदार्थ के संपर्क में जो भी बर्तन, जो भी कपड़े, जो भी उपकरण, जो भी वस्तुएं आए हैं, उन सबको विसंक्रमित उपाय द्वारा विसंक्रमण कर देना ही जो है कॉन्करेंट संगामी संक्रमण कहलाता है। ठीक है, विसंक्रमण कहलाता है। अब आता है अंतिम विसंक्रमण, टर्मिनल डिसइंफेक्शन। टर्मिनल डिसइंफेक्शन कहने का मतलब होता है अंतिम विसंक्रमण। अंतिम विसंक्रमण कहने का मतलब है कि कोई मरीज अस्पताल में भर्ती था, ठीक है, और अस्पताल से उसे छुट्टी हो जाने के बाद या फिर रेफ़र कर देने के बाद या फिर मृत्यु हो जाने पर उसके उपयोग में लिए गए जो भी वस्तु, जो भी उपकरण, जो भी कपड़े, जो भी बिस्तर है, सबका विसंक्रमण करना ही अंतिम विसंक्रमण यानी टर्मिनल डिसइंफेक्शन कहलाता है। ठीक है, तो आप ये सब विसंक्रमण का प्रकार है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मरीज अस्पताल में भर्ती होता है, या तो उसको ठीक हो जाएगा तो छुट्टी हो जाएगा, या फिर नहीं ठीक होगा तो आगे रेफ़र किया जाएगा, या फिर हो सकता है मृत्यु भी हो सकता है। तो इन सब कंडीशन में मरीज जो है बिस्तर से हट जाएगा। तो बिस्तर से हटने के बाद उससे संपर्क में आए उपकरण, कपड़ा, बर्तन, बिस्तर आदि सबको जो है विसंक्रमण करना ही अंतिम विसंक्रमण कहलाता है। समझ गए? चलिए अब आता है प्रोफिलाइटिक डिसइंफेक्शन, रोग निरोधक विसंक्रमण। ठीक है, प्रोफिलाइटिक डिसइंफेक्शन क्या होता है देख लीजिए। इस प्रकार का विसंक्रमण रोग निरोधन हेतु किया जाता है। इस प्रकार के जो विसंक्रमण है प्रोफिलाइटिक वाला, यह रोग के निरोधन हेतु किया जाता है। जैसे जल को उबालना, दूध का पाश्चुराइजेशन, ठीक है, साबुन से हाथ धोना रोग निरोधक विसंक्रमण के उदाहरण है। इसमें पोलियो, हेपेटाइटिस ए, टाइफाइड, दस्त, ठीक है, एमेबियासिस आदि से बचा जा सकता है। कहने का मतलब है कि रोग से बचाव के लिए इस प्रकार का विसंक्रमण रोग निरोधन हेतु किया जाता है, मतलब रोग के रोकने के लिए किया जाता है। जैसे जल को उबाल कर पीना, ठीक है, जिससे इसमें विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव होगा तो वह खत्म हो जाएगा। दूध को पाश्चुराइज करना, मतलब दूध के पाश्चुराइज बिना किए अगर आपको दूध देने लगे, आप दूध आप खाने लगे, इसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं जो आपको हानि करेगा। साबुन से हाथ धोना रोग निरोधक का ये सब उदाहरण है। समझ गए चीज़ों को? चलिए अब आता है यहाँ पे एक चीज़ें ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आता है एपिडेमिक। ठीक है, एपिडेमिक को समझ लीजिए। अब यहाँ पे आता है एपिडेमिक। देखिए एपिडेमिक जिसे हम लोग महामारी कहते हैं, महामारी का मतलब क्या होता है? एपिडेमिक संक्रामक रोगों, स्वास्थ्य से संबंधित व्यवहार अथवा अन्य स्वास्थ्य संबंधी घटनाओं का किसी समुदाय, क्षेत्र, देश अथवा विश्व में अचानक अधिक संख्या में पाया जाना महामारी कहलाता है। देखिए महामारी कहने का मतलब होता है कि एक ही समय में अचानक से अधिक संख्या में लोग इसके चपेट में आए, इसके चपेट में प्रभावित हो, किसी समुदाय में, इस क्षेत्र में, या पूरे देश में, या पूरे विश्व लेवल पर, तो उसे महामारी कहते हैं। और कोरोना क्या था? एक महामारी था जो एक देश नहीं बहुत सारे देश में एक साथ जो है कितना ज़्यादा जनसंख्या को प्रभावित किया था। समझ गए ना? तो ही महामारी एपिडेमिक होता है। जो ऐसा नहीं है संक्रामक रोग ही, कोई भी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई घटना या स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार जो अचानक से किसी समुदाय, क्षेत्र, देश अथवा पूरे विश्व में अधिक संख्या में पाया जाता है, वो महामारी कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे है आखिरी है आज का इंडेमिक। इंडेमिक जो होता है, देखिए पेंडेमिक वह भी महामारी ही होता है, पेंडेमिक भी महामारी ही होता है। यहाँ पे है इंडेमिक है तो किसी स्थानिक मारी। स्थानिक मारी का मतलब ये कि स्थान मतलब एक लिमिट क्षेत्र में किसी स्थान में होना। ठीक है, तो किसी स्थान विशेष पर वहाँ के निवासियों में अचानक बड़ी संख्या में रोग के लक्षण दिखाई देना स्थानिक मारी कहलाता है। मीन्स किसी, जैसे एक गाँव है, किसी देश, किसी राज्य में एक जिला या एक गाँव में कोई किसी बीमारी का लक्षण दिखाई देना, ठीक है,
तो किसी स्थान में, प्रॉपर किसी स्थान में होगा तो वह एंडेमिक होता है, इसमें ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है, लेकिन पेंडेमिक महामारी में बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। ठीक है, चीज़ों को उम्मीद है समझ गए होंगे। तो आप लोग इन सब का जो है डिफिनीसन आपको मिल जाएगा nursingyan.com पर, आप वहीं होगा, वहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं कभी भी nursingyan.com पर। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।